पिछली मूवी की एंडिंग से ठीक बाद से ही इसकी शुरुआत होती है, जहां पर अब 10 साल बीत चुके होते हैं। अब इन 10 सालों में जो एल्स 113 दवाई जो कि लैब में क्रिएट करी गई थी, उन पर ह्यूमन का बहुत ही खतरनाक असर हो रहा था और धीरे धीरे करके सारे के सारे ह्यूमंस मारे जा रहे थे। और जैसा कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमने देखा था कि वो पायलट जो कि ग्रसित था इस बीमारी से, उसने दूसरे देशों दुनिया में जाकर के इस बीमारी को फैला दिया और अब हर देश दुनिया शहर पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ चुका था, क्योंकि ये दवाई जिसको भी अपने लपेटे में लेती उसकी जान तो जाती ही जाती। और अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 10 साल, जहाँ पर हम देख पाते हैं कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर यानी कि सीजर को। अब मुझे जो सर पर तिलक लगा हुआ या फिर कहें कि मूवी में जो खून लगा हुआ है इसके सर पर, ये हमारे हनुमान जी की याद दिलाता है। तो हॉलीवुड क्रिएटर्स ने इस बात का ध्यान रखा एंड पर्सनली आई रियली लाइक इट। तो कहानी में होता यह है कि अब इनकी जो जाति प्रजाति होती है, इन्होंने बिल्कुल सेपरेटली जंगल में रहना स्टार्ट कर दिया होता है। ये यहीं पर शिकार वगैरह भी करते हैं। अब एक बार ये हिरणों का शिकार कर रहे थे कि तभी गलती से जो सीजर उसका बेटा ब्लू आइज है उसके ऊपर एक बड़ा सा भालू हमला कर देता है। अब अपने बेटे को बचाने के लिए सीजर आगे बढ़ता है, मगर वो उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पा रहा था। तो वो अपने दोस्त लूका को बुला लेता है और वो उसके सर में एक भाला डाल देता है, जिसकी वजह से इनकी जान बचती है। अब यहाँ पर हमें सीजर, उसके साथी और पूरे कबीले का दृश्य दिखाया जाता है कि कैसे अब इन्होंने अपनी पूरी सिविलाइजेशन को क्रिएट कर दिया होता है जंगल में। और इसी के साथ साथ हम सीजर की एक वाइफ और उसी के साथ पैदा हुआ एक नया बच्चा भी देख पाते हैं, जो कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही क्यूट होता है। सीजीआई पर लिटरली बहुत ही भयंकर तरीके से काम किया गया है और इनको देखने पर लगता है कि हाँ रियलिस्टिक फील आ रही है। जिसके बाद में हम मॉरिस और सीजर के बीच में कॉन्वर्सेशन भी देख पाते हैं कि 10 सदियां बीत गई, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल बीत गए हमें यहाँ पे रहते हुए। न जाने इंसानों को क्या हाल हुआ होगा। जिस दवाई से हम तो होशियार हो गए, मगर वो कहीं ना कहीं अंत की कगार तक पहुंच गए। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं जंगल में 2 बंदर मछली लेकर घर आ रहे थे कि तभी गलती से उनके सामने एक इंसान आ जाता है। अब इंसान भी उन्हें देखकर घबरा जाता है, तो वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। इस पर घबराए हुए बंदर जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं और बाय मिस्टेकन उससे शूट हो जाता है। और अब तक तो उस गोली की आवाज सुनकर वहां पर ढेर सारे वानर यानी कि पूरी चिंपैंजीज की फौज पहुंच जाती है। सीजर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर इन आदमियों में एक लीडर होता है जिसका नाम होता है मैल्कन। वो देख पाता है कि ये जो जानवर है ये चाहते तो हमें मार सकते थे, मगर काफी देर हो गई ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और एट द एंड सीजर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो इनको हिंदी में कह देता है कि जाओ। अब यहाँ पर हिंदी मतलब कि एक ह्यूमन लैंग्वेज सुन करके इंसान बौखला जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वानर, बंदर, चिंपैंजी वगैरह ऐसा कोई भी जानवर हमारी ह्यूमन लैंग्वेज बोल ही नहीं सकता। आखिर उसने बोल दिया तो उसमें जरूर कोई ना कोई खास बात होगी। अब यहाँ पर ये बातें आकर वो ड्रूफस को भी बताता है। अब ड्रूफस बेसिकली यहाँ का अब कमांडर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी ने एक सीक्रेट प्लेस पर बहुत सारे लोगों को रखा होता है जो कि इस एल्स 113 बीमारी से ग्रसित ना हो। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है उसी कबीले में। अब यहाँ पर हुआ यह होता है कि फर्स्ट मूवी के अंदर जो कोबा था ना, जिसको एल्स 113 लगी थी, उसके बेटे को गोली पड़ी थी। तो वो आकर भिड़ पड़ता है अपने सीजर से और कहता है कि हमें जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि उन्होंने हम पर गोली चलाई है। आज 5 लोग आए हैं, अगले दिन 50 लोग भी आएंगे, उनका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जहाँ पर अगले दिन अब ये पूरी की पूरी गैंग पहुंच जाती है इंसानों के कबीले में, वो भी घोड़े पर बैठकर। अब यहाँ पर जो मैल्कम होता है वो तो जानता होता है इस बात को कि ये सारे के सारे वानर ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि कम्युनिकेशन बिठा सकते हैं, बातचीत वगैरह कर सकते हैं। तो वो भी बातचीत के लिए आगे आता है, जहाँ पर सीजर कहता है कि जंगल हमारा इलाका, शहर इंसानों का इलाका, वहां आना नहीं तो मतलब समझ जाओ। और जैसे ही चिंपैंजीज वगैरह वहां से निकलते हैं, इंसान तो पूरी तरीके से बौखला जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ऐसा मंजर उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ड्रूफस भी कहता है कि हाँ इस मंजर से मैं खुद भी डरा हुआ हूँ, मगर हम सभी पहले भी एक साथ थे, आज भी एक साथ हैं। अगर उन्होंने हमारे ऊपर हमला वगैरह किया तो हमारे पास में इस फौज के द्वारा छोड़े गए काफी सारे हथियार मौजूद हैं। हम उन पर टेस्टिंग करेंगे, अपने आप को काबिल बनाएंगे और अगर हमला हुआ तो उनकी चटनी बनाकर रख देंगे। जिसके बाद में हम मैल्कम को देख पाते हैं, उसका एक छोटा सा घर होता है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड एली के साथ में रह रहा होता है। अभी दोनों काफी टाइम से एक साथ रह रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में भी प्यार जनरेट हो जाता है। इसी के साथ हम उनके घर में अलेक्जेंडर नाम के एक लड़के को भी देख पाते हैं। इनका यह मानना था कि अगर जंगल में मौजूद डैम पर एक वाटर पावर पंप है, अगर उसे स्टार्ट कर दिया जाए तो बिजली बनाई जा सकती है। तो वो जाएगा, उन बंदरों से अकेला जाकर के बात करेगा, उस पंप को शुरू करेगा ताकि हम बिजली पा सकेंगे। तो एज प्लान्ड अगले दिन यहाँ पर अकेला ही मैल्कम पहुंच जाता है उनके कबीले में। अब जितने भी बंदर वगैरह होते हैं खींच करके उसको ले आते हैं, जहाँ पर सीजर उसके सामने आता है और उसको गुस्सा आता है कि मना किया था कि यहाँ पर आना मत, तो फिर क्यों है। जहाँ पर मैल्कम कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, मगर हमारी छोटी सी जरूरत है, हम इंसान बिना बिजली के अधूरे हैं। यहाँ पास ही में एक छोटा सा डैम है जिसके ऊपर एक वाटर पंप सप्लाई मतलब की बिजली बनाने वाली एक मशीन है। हम कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, 5-6 लोग। अगर तुम हमें इजाजत दो तो हम अपनी मशीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, फिर तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, कोई भी किसी के बीच में नहीं आएगा। जहाँ पर सीजर कहता है कि मुझे सोचने के लिए 1 दिन चाहिए। और फिर रात को वो अपने ही लोगों से मीटिंग वगैरह करता है। देन नेक्स्ट डे मैल्कम के ऑफर को अपना लेता है, मगर यहाँ उसकी एक शर्त होती है कि हथियार नहीं, मतलब कि जो लोग भी ये 5-6 लोग अपने साथ में बहुत सारे हथियार, बम, गोले बारूद लेकर आए होंगे, उनको वो तोड़ना पड़ेगा या फिर हमें देना पड़ेगा। और फिर शर्त के मुताबिक ये लोग अपने हथियार उनको दे डालते हैं और नेक्स्ट डे से उस डैम के ऊपर बिजली बनाने के लिए जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये लोग वहां पर जाकर उसकी मरम्मत करना शुरू करते हैं। लेकिन कोबा जो कि इंसानों को पसंद नहीं किया करता था, वो भी यहाँ पर इन लोगों को भी पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर हुआ यह होता है कि डैम जो कि काफी टाइम
से बंद पड़ा होता है तो इसके अंदर लकड़ियां फंस चुकी होती है और बहुत सारा पानी ब्लॉकेज हो चुका होता है, मतलब ये प्रॉपर्ली वर्क कर नहीं रहा होता है। अब उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए इन्हें धमाका करना पड़ता है, मगर जैसे ही ये लोग धमाका करते हैं बाहर जाने का रास्ता हो जाता है बंद। अब ह्यूमंस में तो इतनी पावर होती नहीं है कि वो बड़े बड़े 100 किलो के पत्थरों को साइड में खिसकाकर रास्ते को खोलकर इनकी जान बचाकर बाहर ले आए। तो यहाँ पर यही बंदर मतलब पूरी वानर सेना इनकी हेल्प करती है इन्हें बाहर निकलने में। बाहर आने पर मैल्कम सीजर का शुक्रिया अदा भी करता है और वहां उसका छोटा बेटा ब्लू आइज इनके परिवार के साथ में खेलने लगता है। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ चुकी होती है और यहाँ पर सीजर को अपने पुराने मालिक विल की भी याद आ गई थी, क्योंकि इसी तरीके से उसने बचपन में बड़ा किया था, ऐसी चीजें सिखाई थी। तो ह्यूमन के साथ में गुड इंटरेक्शन उसका तो पहले भी था, मगर गलती से बच्चा खेलते खेलते उनके बैग तक पहुंच जाता है और उसके हाथ में गन लग जाती है। अब जो शख्स जिसने पहले भी गोली चलाई थी वो वैसे ही डरा हुआ था, तो वो इन सभी को गन पॉइंट कर लेता है। इस बात पर सीजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी गन लेकर फेंक देता है और मैल्कम से कहता है कि तुमने दगाबाजी करी है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मगर मैल्कम उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि काम अभी पूरा हुआ नहीं है, खाली ब्लॉकेज खुला है, मशीन को पूरी तरीके से स्टार्ट करना बाकी है। मगर सीजर उनकी कोई बात नहीं सुनता। इतने में ही उनके कुछ बंदर आकर बताते हैं कि आपकी वाइफ को तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पर फटाफट से वो भाग कर जाता है। इसी बीच एली और मैल्कम भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। अब ये दोनों भी देख पाते हैं कि किस तरीके से उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, वो दर्द में है। तो एली कहती है कि मुझे मदद करने दो। अब सीजर चाहता तो नहीं था कि इनसे मदद ले, क्योंकि इन्होंने वैसे भी पहले दगाबाजी करी थी, अगेन दगाबाजी करी, लेकिन अब उसकी वाइफ की जान पर बनाई थी, इसलिए वो एली को मदद करने देता है। वो उसे कुछ एंटीबॉडीज यानी कि मेडिसिन वगैरह देती है और अगले दिन वो तैयार भी हो जाती है। इस वजह से सीजर उन्हें काम करने के लिए सिर्फ एक और दिन का वक्त देता है और इस बार उनका काम पूरा निपटाने के लिए ये अपनी वानर सेना भी लेकर आ चुका होता है, ताकि उनकी हेल्प आउट करके ये पूरा का पूरा काम एक दिन में फटाफट से निपटा सके। मीनवाइल हम अलेक्जेंडर को देख पाते हैं, जैसे कि ड्राइंग करने का बहुत शौक था। अब यहाँ पर मॉरिस बैठ जाती है, क्योंकि मॉरिस भी बीइंग ए टीचर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करती थी, तो नई नई चित्रों दृश्यों को देखकर उसके मन में भी काफी सारी क्यूरियोसिटी जाग गई होती है और ऐसा करते करते इनके बीच में दोस्ती भी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी होती है। मीनवाइल हम शहर में देख पाते हैं जहाँ पर ह्यूमन अपनी गन्स के साथ में इन बंदरों को उड़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। तब यहाँ पर कोबा पहुंच जाता है और उसे लगता है कि अगर सीजर को इंसानों से बदला नहीं लेना तो क्या हुआ, मैं तो जरूर लूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को गोली मारी थी। और वो गुस्से में आकर दो इंसानों को ठोक देता है और उनकी गन को लेकर वहां से भाग जाता है। मीनवाइल जंगल में सीन शिफ्ट होता है, जहां पर पानी का ब्लॉकेज खुल चुका था और बिजली पूरे शहर में आ चुकी थी। इस वजह से हर कोई बहुत खुश होता है। इनके पूरे समाज में डांस वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है। हर जगह एकदम वो जो मशाल वगैरह होती है जलने लगती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि ह्यूमंस और वन मानुष्यों की दोस्ती ने आज एक साथ मिलकर बहुत बढ़िया काम किया। मगर कोबा जो कि था नाक का कोबा, ये हरामी क्या करता है, गोली मार देता है पूरी सल्तनत के सरदार यानी कि सीजर को, और झूठ बोल देता है कि यहाँ पर गन आई है, यानी कि इंसानों को मना किया गया था कि बंदूक वगैरह नहीं लानी है, वो फिर भी लेकर आए और खुद ही जाकर अपने लीडर का घर जला देता है और वानरों में ये बात फैला देता है कि इंसान हमें खत्म करना चाहते हैं, हमें आज के आज वहां पर जाकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए। मीनवाइल हम ट्रूफस को देख पाते हैं, जिसने बहुत टाइम के बाद में अपना टैबलेट चार्ज किया होता है। वो बहुत टाइम के बाद में अपनी फैमिली फोटोज देख रहा होता है और सोचता है कि लाइट आ जाने पर अब सब कुछ सही हो जाएगा। हमें दूसरे देशों से बातचीत करके ये मालूम करना चाहिए कि कौन कौन जिंदा है और कौन हमारी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कोबा ने उसके बेटे ब्लू आइज को भड़का दिया था कि एक तो इंसानों ने तेरे बाप को मारा, तेरा पूरा घर जला दिया, मेरे परिवार पर हमला किया और आखिर तू सरदार का बेटा है तो तुझे तो बदला लेना ही पड़ेगा। अब वो भी क्या होता है, सेंटिमेंटल होकर कोबा की बात मानना तो नहीं चाहता होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब माननी पड़ती है उसको सारी बातें। और यहाँ पर फिर आता है मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीजीआई सीन, जिसे मैं कहूंगा, क्योंकि एक सिंगल बंदर पर सीजीआई बिठाने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। इन्होंने 50-60 पर सीजीआई बिठाकर पूरे ह्यूमन के जो एक्शन होते हैं वो वानर में कन्वर्ट करके बढ़िया वाला वीएफएक्स रेडी किया और खूब धड़ाम धड़ूम होता है, खूब ज्यादा फाइट होती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है जंगल में और जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि मैल्कम, एली, ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां गोली लगने के बाद में सीजर गिरा होता है। ये उन्हें मिल भी जाता है और वो किस्मत से मरा नहीं होता, जिंदा होता है। तो ये लोग उसे अपने साथ में ले जाते हैं, उसे ठीक वगैरह करते हैं और ये भी बताते हैं कि सारे के सारे वानर अब ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि हमारे शहर पहुंच चुके हैं, गोलियां वगैरह चला रहे हैं, उन्हें अगर कोई रोक सकता है तो वो तुम ही हो, क्योंकि कोबा ने गद्दारी करी है। गद्दारी करवे। वहीं हम उस शहर का सीन देख पाते हैं जहां पर कोबा ने पूरे ह्यूमंस को अपनी कैद में डालने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि इतने साल उसने जो जेल में बिताए थे, अब वो ये चाहता था कि हम बाहर रहें यानी कि खुले रहें और इंसान अंदर ठुसे हुए रहें। लेकिन कुछ बंदर जो कि सीजर के बहुत ज्यादा वफादार थे, वो उसे मना भी करते हैं कि हम इंसानों को ना तो मारेंगे ना उनके ऊपर हुक्म चलाएंगे, लेकिन गुस्से में आया कोबा उसी को पटक कर मार देता है। अब ये चीज जो है ब्लू आइज भी देख रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि यार ये आदमी गलत कर रहा है। मीनवाइल हम सीजर के वफादारों को भी देख पाते हैं, जिसमें लूकस, लूका, बक, मॉरिस, टॉड, रॉकेट, ये सारे के सारे बंदर मौजूद होते हैं। लेकिन उनको कैद इसलिए कर दिया गया था ताकि ये कोबा के खिलाफ ना जा सके। अब एक तरफ जहां सीजर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसका ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत लगनी थी, तो मैल्कम अपने पुराने वाले घर छिपते छिपाता जाता है और सारे के सारे जो भी इक्विपमेंट्स लगने के लिए होते हैं उसे बैग में डालकर ले जाने वाला होता है कि तभी बहुत सारे वानर वहां पहुंच जाते हैं और ह्यूमंस को पकड़कर जेल में ठूस रहे होते हैं। अब यहाँ तो मैल्कम डर जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बंदर आ चुका था, उसको
उसको लगा कि अब ना तो मैं सीजर की जान बचा पाऊंगा और ना ही ये वॉर रुक पाएगी, मगर किस्मत से वो निकल जाता है ब्लू आइज, जो कि था उसका बेटा। तो यहाँ पर मैल्कम उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है। और एक चीज मैं बताना भूल गया इस मूवी में कि 10 साल पहले जब वो भागा था, मतलब कि सीजर अपने घर को छोड़ करके जंगल में भागा था, तो आज जिस घर के अंदर ये लोग उसे लेकर के आए थे, ये खुद सीजर ने ही बताया था कि यही मेरा पुराना घर है, अब यहाँ पर इलाज वगैरह उसका होता है। इसी के साथ हम एक बाप और बेटे के बीच का कॉन्वर्सेशन देख पाते हैं, जहां पर सीजर अपने बेटे को बताता है कि मैं घायल हूँ, मेरी जगह एक मजबूत कैंडिडेट को होना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो कोबा को रोक सके और ह्यूमंस और एप्स के बीच में जो जंग चल रही है उसे रोक दे। तो यहाँ पर भाई साहब बेटे में जोश आता है और वो एक नई जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले तो वो जाता है और जो पिताजी के वफादार लोग होते हैं उनकी बस में जाकर संदेश दे देता है कि मैं आ चुका हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और वो कैसे तैसे करके उनकी जान बचाकर उन्हें बाहर ले आता है। मीनवाइल हम सीजर को देख पाते हैं जो कि अपने पुराने पिता यानी कि विल को देखता है एक छोटे से कैम्प ऑर्डर में कि कैसे उसने मुझे कोड लैंग्वेजेस सिखाई, साइन लैंग्वेज में बात करना सिखाया, इधर से उधर कूदना सिखाया, मुझे तेज दिमाग वाला बनाया। अब ये सारी चीजें दूर से मैल्कम बैठकर देख रहा होता है। तो मैल्कम कहता है कि क्या तुम इसी घर में पले बड़े हो, जहां पर वो हाँ में जवाब देता है। अभी दोनों ही कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल्स में ये समझ चुके थे कि सीजर जो कि अब तैयार हो चुका है उसे इंसानों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इंसानों ने ही शुरुआत में एक बार उसे बचाया था। तो मैल्कम की मदद से वो और उसके कुछ बाकी के साथी निकल पड़ते हैं पीछे के रास्ते से एक टावर में जाने के लिए, क्योंकि इस वक्त टावर पर कोबा ने सत्ता हथियार रखी थी, मतलब कि वो जो बंदर सबसे ऊपर पहुंचा हुआ है और ऊपर से ही सभी को कंट्रोल कर रहा है अपने वानरों को कि जाओ इंसानों को पकड़ कर लेकर आओ, और कोई भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। तो अब यहाँ पर एक तरफ तो सारे सीजर और उसके वफादार मिलकर कोबा को पकड़ने के लिए चाहते हैं ऊपर टावर पर, वहीं मैल्कम पहुंच जाता है ड्रूफस के पास में। अब यहाँ पर ड्रूफस का क्या प्लान होता है कि सारे के सारे बंदर तो पहुंच चुके हैं टावर पर, तो क्यों ना टावर को ही ब्लास्ट कर दिया जाए। जबकि मैल्कम का कहना था कि अभी अभी उनका सरदार ऊपर गया है, मतलब कि अब कोबा से फाइट वगैरह होगी या बातचीत होगी या कुछ भी सोल्यूशन निकलेगा, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अब यहाँ दो जगह पैरेलल फाइट चलती जाती है। एक तरफ जहां पर हम दो धुरंधरों को देख पाते हैं, एक तो अपना सीजर और दूसरा कोबा, क्योंकि कोबा में डली हुई है एल्स 113, तो वो ज्यादा खतरनाक, ज्यादा वायलेंट है, मगर सीजर भी कुछ कम नहीं होता, सीजर में भी बहुत ज्यादा ताकत होती है। अब इनके बीच में खूब फाइट होती है और सचमुच एक लीडर को जिस तरीके से अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, दुश्मनों को हराना चाहिए, वैसा ही एक पूरा सर्कमस्टेंसेस हम देख पाते हैं। और यहाँ पर कोबा की खूब पिटाई होती है, धुलाई होती है, उसको कोबा बना दिया जाता है एंड एट द एंड वो गिरकर मारा जाता है। अब इतने में ही यहाँ पर मैल्कम आता है और बताता है कि सीजर एक बैड न्यूज है, ड्रूफस ने ऑलरेडी आर्मी को कांटेक्ट कर लिया था और कुछ ही देर में आर्मी यहाँ पर आने वाली है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मगर क्या होता है कि अब तक जंगल से जो औरतें बच्चे होती है वो भी यहाँ पर आने वाले होते हैं, क्योंकि उनका घर तो तबाह हो चुका होता है और ये लोग अब तादाद में बहुत ज्यादा भी होते हैं, इन्हें रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है। तो सीजर को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि अगर वो आज हमसे नहीं लड़ेंगे तो कल तो लड़ने के लिए फिर से जंगल में आएंगे और जंगल को भी इसी तरीके से जलाकर खाक कर देंगे, तो क्यों ना यहीं रहकर उनसे इस बार तो हाथों हाथ लड़ाई हो ही जाए। तो वो मैल्कम को बहुत ही दुख भरा गुड बाय करके कहता है कि अब मैं नहीं, तुम लोग यहाँ से जाओगे और जो भी आर्मी आएगी उसे हम लोग संभाल लेंगे, गुड लक। अब मैल्कम यहाँ अपनी फैमिली के साथ में निकल जाता है और सीजर यहाँ अपनी फैमिली के साथ एक जंग लड़ने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर